हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के 20 डेज सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अभी से बता देना चाहती हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लेके आप जज मत कीजिएगा कि ये बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है 20 डेज रिविजन सीरीज, तो फ्रेंड्स इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ईजी टू हार्ड क्वेश्चंस को। कंटेंट भी हम बोल सकते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। हो सकता है फ्रेंड्स ये आपके लिए इजी हो, आपने पहले कभी पढ़ा हुआ हो, लेकिन इस वीडियो को या फिर इन 20 डेज की जो क्लासेस हैं, इसका मेन पर्पस हमारा ये है कि आपको यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर दें कि आपने पहले कभी पढ़ी हो या फिर आप ये सब चीज़ें जानते हो। हमारा पर्पस है सिर्फ उसको रिवीजन कराना, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ, इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और हम 20 डेज के अंदर हर इजी और हर टफ और मॉडरेट हर तरह के कंटेंट को डिस्कस करेंगे। तो हमारा काम है सिर्फ आपको रिवीजन करवाना। हो सकता है आपने पहले कभी पढ़ा हुआ हो ये सारी चीज़ें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उसको एग्जाम टाइम के में हम उसको रिवीजन करना भूल जाते हैं। तो इसके अंदर आपको रिवीजन भी हो जाएगा और इसमें आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे कि हाँ, किस किस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रहों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे संशोधन बिल की, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, कब हुए, क्या पर्पस था उनका। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हमारा कंटेंट होगा वो मिक्सअप होगा, और आगे भी जो वीडियोस हम बनाएंगे तो हम एक वीडियो में, क्योंकि ये 20 डेज की सीरीज है तो 20 डेज के अंदर हम सारा आपका कोर्स कंप्लीट कराना चाहते हैं, इसलिए मिक्सअप वीडियो होंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हम सब्जेक्ट से या फिर हम एक ही टॉपिक को लेके सारा डिस्कशन करें। ठीक है, तो आज का जो हमने लेवल रखा है वो थोड़ा इजी रखा है। सबसे पहला जो है वो पूछा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, जिसको हम इंग्लिश में जुपिटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटा ग्रह, जिसको बोलते हैं बुध, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मरकरी। कई बार फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन होती है हिंदी और इंग्लिश में, तो यहाँ पे भी मैंने दोनों को यहाँ पे नोट किया है, जिससे कि आप इजिली पता कर पाएं कि हाँ, ये है और इसको इंग्लिश में ये बोला जाता है। क्योंकि अक्सर मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम इंग्लिश में आप करवाइए या हिंदी में करवाइए, तो यहाँ पर मैंने दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट है पृथ्वी का उपग्रह। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी का उपग्रह कहा जाता है चंद्रमा को, जिसको हम मून बोलते हैं। सूर्य से निकट ग्रह जो है वो है हमारा बुध। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो ये है हमारा बुध। नेक्स्ट है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सूर्य से जो सबसे दूर स्थित ग्रह है उसको बोला जाता है वरुण, जो कि हमारा नेपच्यून होता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड, सूर्य से जो सबसे निकट ग्रह है वो है हमारा शुक्र, और जो सबसे चमकीला ग्रह जिसे कहा जाता है वो है शुक्र। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं जो सबसे सूर्य से निकट है। तो फ्रेंड्स, अगर वो सूर्य से निकट है तो उसकी जो पूरे सूरज की जो रोशनी होगी वो पूरी उसके ऊपर जाएगी, तो वो चमकीला भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे निकट और सबसे चमकीला ग्रह हमें शुक्र है। नेक्स्ट है सबसे चमकीला तारा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होएगा, ये यहाँ ग्रह है और यहाँ ये तारा दे रखा है। ठीक है, अगर तारा पूछा जाए तो वो होगा साइरस, जिसको डॉग स्टार भी इंग्लिश में बोला जाता है। तो हो सकता है कई बार हिंदी में भी आपको साइरस न दिया हो, जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हिंदी का क्वेश्चन चूज करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश में भी वहाँ पे उनको डॉग स्टार दिया हो, और अगर वो हिंदी की तरफ जाके देखें तो वहाँ भी उनको डॉग स्टार दिया हो। तो आप याद रखिए, डॉग स्टार मतलब साइरस, ये सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट है सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड, सबसे अधिक उपग्रह जिसके हैं वो है हमारा बृहस्पति। नेक्स्ट है सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सबसे भारी, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। देखो, सबसे अधिक उपग्रह वाला यानी कि इसमें सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, और जब सबसे ज्यादा उपग्रह हैं तो वो भारी भी होगा क्योंकि सबका वेट वो ले रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सबसे अधिक उपग्रह और भारी वाला कौन सा हो गया, बृहस्पति। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, ये इजी होगा इस तरह से याद करना। नेक्स्ट है रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, लाल जो ग्रह दिखाई देता है वो होता है हमारा मार्स। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ग्रेनीमेड। नेक्स्ट है
सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है डिमोस। ठीक है। नेक्स्ट है नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जो पानी का लेवल है वो बहुत ज्यादा है, पानी बहुत है, इसलिए ये नीला ग्रह इसको कहा जाता है वाटर की वजह से। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड भोर का तारा कहा जाता है शुक्र को। नेक्स्ट है सांझ का तारा किसे कहा जाता है? इसे भी शुक्र को कहा जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा दोनों शुक्र हैं और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा शहर है जो ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है? तो वो सॉरी, ऐसा कौन सा ग्रह है जो ट्विन सिस्टर के नाम से जाना जाता है? तो वो है यहाँ पर शुक्र। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हरा ग्रह। तो फ्रेंड्स हरा ग्रह है वरुण। नेक्स्ट है विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह जो है वो कहलाता है हमारा बृहस्पति। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट संशोधन के बारे में जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं कि ये संशोधन कब हुआ, कौन लेकर आया था ये संशोधन, क्या पर्पस था इसके लाने का। तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड वैसे बहुत सारे संशोधन हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है सिर्फ हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। और प्लीज आपको ये सब लर्न करने हैं, अभी आपके पास टाइम बहुत है, तो इसलिए अभी मैं आपको ये सारी चीजें करा रही हूँ जिससे कि आपके पास प्रॉपर टाइम हो इन सबको याद करने का। नेक्स्ट है पहला संशोधन 1991 ईस्वी में हुआ था। तो फ्रेंड्स जो पहला संशोधन है 1951 में हुआ था और इस संशोधन में क्या हुआ था, इसके अंदर 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, यानी कि 9th अनुसूची को शामिल किया गया था। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं 9th अनुसूची को शामिल किया गया 1951, जो कि हमारा पहला संशोधन था। तो क्वेश्चन इस दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि पहला संशोधन कब किया गया था? तो वो किया गया था 1951 में। और ये भी पूछा जा सकता है कि पहले संशोधन में क्या किया गया था? तो उसमें 9th अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 7वां संशोधन। सेकंड थर्ड ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट 7वें संशोधन के। तो फ्रेंड्स 7वां जो संशोधन हुआ था वो 1956 ईस्वी में हुआ था और इस संशोधन के अंतर्गत जो भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित किया गया था, यानी कि जो हमारे राज्य हैं उनको भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। 7वें अमेंडमेंट में जो भी हमारे लिंग्विस्टिक बेसिस पर यहाँ पर राज्यों को पुनर्गठित किया गया था, यहाँ पर जो भी हमारी क्लासेस थी ABCD उसको यहाँ पर अबॉलिश किया गया था और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखिए कि भाषाई आधार पर यहाँ पर राज्यों को पुनर्गठित किया गया था 7वें संशोधन में। नेक्स्ट है 26वां संशोधन 1971 में हुआ था। अब फ्रेंड्स 1971 में जो 26वां संशोधन हुआ था इसके अंदर जो हमारे भूतपूर्व देशी राजाओं की जो वो थी उपाधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि जो हमारे राजा हुआ करते थे उनकी उपाधियां हुआ करती थी उनको समाप्त, यानी कि कोई भी राज्य राजा के अंडर काम नहीं करेगा, ये इसके अंदर बताया गया था। 26वें संशोधन में ये हटा दिया गया था, मतलब उनकी उपाधियों को ले लिया गया था कि वो अब राज्य के अंडर होंगे, वो राज्य वो सरकार के अंडर वो राज्य आ जाएंगे। तो वहां के जो राजा थे उनकी उपाधियों को वापस ले लिया गया था 26वें संशोधन के अंदर। नेक्स्ट है 36वां संशोधन जो कि 1975 में हुआ था फ्रेंड्स। इसके अंदर हमारी जो सिक्किम राज्य है इसको राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी 36वें संशोधन में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारा सिक्किम था उसको किस संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया या फिर राज्य की मान्यता मिली? तो वो मिली थी 36वें संशोधन के अंदर और सन था 1975। तो आप इनको नोट कर लीजिए, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर आता है नेक्स्ट हमारा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन में क्या हुआ था, ये हमारा 1976 में आया था, यानी कि 1976 में आया था फ्रेंड्स। इसको लघु संशोधन भी लघु संविधान भी कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन में बहुत आता है फ्रेंड्स। आप ये सोचिए कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये इसमें से आपके
2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे। ये आपका बहुत पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है अमेंडमेंट 42 को, और ये आया था हमारा 1976 में। अब इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्यों कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसका रीजन है क्योंकि इसके अंदर धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, यानी कि इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, इसलिए इसको लघु संविधान या फिर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें अधिकारों को साथ साथ कर्तव्यों की जो व्यवस्था थी, उसके लिए जो नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, कर्तव्य होते हैं, उनको यहाँ पे 10 कर दिया गया था। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज को 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो यहाँ पे कर दी गई थी। तो इसलिए यहाँ पर इतने सारे चेंजेस हुए और ये बहुत बड़े चेंजेस थे। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ना बहुत बहुत बड़ा चेंज था, इसलिए इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बहुत आता है क्वेश्चन कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, तो आप याद रखिए 42। नेक्स्ट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 44वां संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये 2 कभी मत भूलिएगा, एक 42 और एक 44। और भी आते हैं लेकिन ये 2 हर बार आते हैं और इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। अब हम डिस्कस करते हैं 44वां संशोधन। फ्रेंड्स 44वां संशोधन जो कि हमारा हुआ था 1978 में, इसके अंदर क्या था, जो संपत्ति के मूल अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया था और संपत्ति को विधिक अधिकार बना दिया गया था, यानी कि संपत्ति किसी का मूल अधिकार ना होकर फिर वो विधिक अधिकार बना दिया गया, और व्यक्ति के जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार थे उसको आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी भी तरह का हमारे देश में या फिर किसी राज्य में आपातकाल लगाया जाएगा तो वहां पर व्यक्ति के जीवन और उसके स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपातकाल में जो हमारे जितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सब वहाँ पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन का आधार है या फिर जो हमारे व्यक्ति का जीवन है, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, ये यहाँ पे समाप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये चेंजेस संशोधन किया गया था हमारा 44वां संशोधन अधिनियम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं 52वां संशोधन अधिनियम। फ्रेंड्स 52वां अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फ्रेंड्स हमने सिर्फ वही आपको डिस्कस करेंगे हम जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स 52वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यहाँ ये हमारा 1985 ईस्वी में आया था, ये भी याद रखिए, और इसके अंदर 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फ्रेंड्स 9th अनुसूची की बात हमने कहाँ की थी, ये हमने बात की थी पहले संशोधन में जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस करी है। अब इसके बाद अगेन एक और अनुसूची को जोड़ा गया जो कि हमारी 10वीं अनुसूची थी, और ये जोड़ा गया था 52वें संशोधन अधिनियम में, 1985 था। फ्रेंड्स इसके अंदर ये बताया गया कि जो भी राजनीतिक दल बदलू होंगे उन पे कानूनी रोक की चेष्टा की गई, यानी कि कोई भी राजनीतिक दल किसी भी पार्टी में है लेकिन वो अपना दल बदल लेता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो इसको रोकने की चेष्टा की गई थी इसके अंदर, जो कि पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। ठीक है, नेक्स्ट है 61वां संशोधन 1989 ईस्वी में। इसके अंदर फ्रेंड जो हमारे मत करने का अधिकार है उसकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष कर दी गई, यानी कि पहले जो हम वोट देते थे वो हम 21 साल के होने पर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमारी एज को कम कर दिया गया और ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, अगर वो 18 साल का होता है तो उसको मत देने का अधिकार होगा। तो ये संशोधन किया गया था हमारे 61वें संशोधन अधिनियम में। नेक्स्ट आता है 73वां संशोधन, ये आया था 1992 में। फ्रेंड्स इसके अंदर ये चेंज किया गया था कि जो भी हमारा भाग 9 है, यानी कि पार्ट, फ्रेंड्स हम इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड अनुसूचियां अगर आप चाहते हैं उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उसको भी डिस्कस करें 20 डेज क्लास में तो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जो कि आप कवर करवाना चाहते हैं तो प्लीज उसको नीचे मेंशन कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके उसमें कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कोई डाउट हो और वो हम यहाँ डिस्कस करें तो आपके साथ साथ जो आपके अदर फ्रेंड्स हैं उनको भी हेल्प मिल जाए। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप कौन सा टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसके अंदर फ्रेंड्स जो हमारे पार्ट होते हैं उसको डिस्कस किया गया, यानी कि यहाँ पे इंक्लूड किया गया भाग 9 और एक और अनुसूची जो कि 11वीं अनुसूची। अब देखिए फ्रेंड्स 52 में क्या था, 10वीं अनुसूची थी, अब 11वीं अनुसूची किसमें जोड़ी गई, 73वें संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और साथ ही साथ फ्रेंड जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि ये कहा गया कि
पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। इसका संवैधानिक दर्जा भी इसको 73वां संशोधन अधिनियम में मिला। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप नीचे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 74वां संशोधन अधिनियम। फ्रेंड्स, 74वां संशोधन अधिनियम के आया था हमारा 1993 ईस्वी में, और इसके अंदर भाग 9 का यानी कि 9 और सबसेक्शन ए आप बोल सकते हैं इंग्लिश में, और एक नई 12वीं अनुसूची, यानी कि यहाँ पे 11वीं अनुसूची, अब 12वीं अनुसूची को भी यहाँ जोड़ा गया। यानी टोटल अनुसूची कितनी हो गई अब तक हमारी? 12। और शहरी क्षेत्र की जो राज्य स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फ्रेंड्स, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, और साथ में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि करेंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल पार्ट कितने हैं, या फिर टोटल हमारे अनुसूचियां कितनी हैं, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट कितने हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं, ये कहाँ कहाँ से ली गई हैं। तो इन सबको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 74वें संशोधन में फ्रेंड्स क्या हुआ, यहाँ पे हमारी 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया और भाग 9 का को भी जोड़ा गया। नेक्स्ट आते हैं 84वां संशोधन अधिनियम। फ्रेंड्स, 84वां संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ये आया था हमारा 2001 ईस्वी में, और इसके अंदर जो लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या थी, ये कहा गया कि 2026 तक इसमें किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यानी कि इसके लिए जो मिनिमम सीटें बताई गई हैं, या फिर जो नंबर्स बताए गए हैं मेंबर होने चाहिए, वो उतने ही रहेंगे 2026 तक। इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है जाएगा। तो ये 84वां संशोधन अधिनियम में बताया गया। और साथ ही साथ जो निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन सन है, वो 1991 की जनगणना पर आधारित होगी। यानी कि जो हम निर्वाचन आयोग की जो लिस्ट जारी होती है, वो सॉरी निर्वाचन क्षेत्रों की कि कहाँ कितना कैसे है, तो जो जनगणना होती है उसके लिए जो टाइम पीरियड फिक्स किया गया, वो फिक्स किया गया 1991। यानी इसके बेसिस पर जनगणना हमारी की जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट है 85वां संशोधन, जो कि हमारा 2001 में ही आया था। इसके अंदर फ्रेंड जो सरकारी नौकरियां थी, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के पदोत्तर में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया। यानी कि जो भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया 85वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत, जो कि 2001 ईस्वी में आया था, ठीक है। नेक्स्ट है 91वां संशोधन अधिनियम। फ्रेंड्स, 91वां संशोधन अधिनियम ये 2003 ईस्वी में आया था, और इसके अंदर जो दल बदलू विरोधी कानून था, उसमें संशोधन किया गया। यानी कि जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, उसमें यहाँ पे जो कि विरोधी कानून था, उसमें संशोधन चेंजेस किए गए थे। इसके अतिरिक्त जो विधायक प्रावधान किया गया था कि केंद्र व राज्य सरकार अपने अपने मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों के 15% से ज्यादा नहीं कर सकती। यानी कि जो भी विधायक होंगे, वो लोकसभा और राज्यसभा में जितने मेंबर्स फिक्स हैं, उनसे 15% ज्यादा उनके मंत्री परिषद में या केंद्र के अंदर उनके मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए, ये इसमें बताया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कितने परसेंट, तो वो हो गया हमारा 15%, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था। याद रखिएगा, 92वां संशोधन अधिनियम ये आया था हमारा 2003 में। इसमें फ्रेंड्स 8वीं जो अनुसूची है, फ्रेंड्स देखिए, अब आपको एक क्वेश्चन यही क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो हमारी 8th अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो वो हमारी लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। अब यहाँ तो सिर्फ ये 4 लैंग्वेज दी हुई हैं, लेकिन हमारी टोटल जो लैंग्वेज हैं वो सारी यहाँ पे 8th अनुसूची में डिस्कस की गई हैं। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जो 8वीं अनुसूची में जो हमारी लैंग्वेज डिस्कस की गई है, उसके अंदर ये 4 लैंग्वेज को और जोड़ा गया था इसके अंदर, जिसमें थी हमारी मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। ये 4 लैंग्वेज याद रखिए। ये किसके अंदर चेंजेस आए, ये आए थे 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 94वां संशोधन अधिनियम। फ्रेंड्स, 94वां जो संशोधन अधिनियम हुआ था, ये 2006 ईस्वी में हुआ था, और इसके अंदर ये कहा गया था कि जो भी जनजातीय लोगों के कल्याण के उद्देश्य से अनुच्छेद है, यानी कि जनजाति के कल्याण के उद्देश्य से जो अनुच्छेद बनाया गया था हमारा 164, इसके अंतर्गत झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य को
अलग कर दिया गया और मतलब इनको राज्य का दर्जा दिया गया और साथ ही साथ फ्रेंड्स जो जनजातीय मंत्री बनाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके अंदर तो ये भी पूछा जा सकता है झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य को कब शामिल किया गया, तो ये 94वें संशोधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया था। आई होप यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। बस कुछ ही और बचे हैं या सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसको जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है 95वां संशोधन अधिनियम 2010 ईस्वी में आया। इसके अंतर्गत फ्रेंड जो भी हमारी अनुसूचित जाति जनजाति थी उनके लिए जो आरक्षण की अवधि थी वो लोकसभा और राज्यसभा के लिए 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई। यानी कि जो भी हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग होंगे उनकी जो आरक्षण अवधि होगी वो 60 से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई। यानी कि हम अगर शॉर्ट बोले तो इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पहले 60 वर्ष थी, उसके बाद इसको 70 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आते हैं 96वां संशोधन अधिनियम। फ्रेंड्स जो 96वां संशोधन अधिनियम था वो आया हमारा 2011 ईस्वी में और इसके अंदर, एक मिनट फ्रेंड्स मैं इसको क्लीन कर दूं। देखिए 96वां जो 2011 में जो आया था हमारा संशोधन, इसके अंदर जो उड़िया भाषा को ओडिया में परिवर्तित किया गया। यानी कि वो लिखने का चेंज हो गया। उड़िया भाषा को हमने ओडिया भाषा में यहाँ पे परिवर्तित कर दिया था। तो ये आया था हमारा 96वां संशोधन अधिनियम में। और फ्रेंड्स अगर इसमें उड़िया भाषा और ओडिया भाषा में अगर बोलने में या लिखने में भी डिफरेंस हो तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका मुझे आइडिया नहीं है। शायद उड़िया भाषा और जो ओडिया भाषा है हो सकता है इसमें लिखना या बोलने में थोड़ा डिफरेंस हो, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। तो अगर आपको पता है कि उड़िया भाषा और उड़िया भाषा में थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो आप मुझे जरूर बताइएगा नीचे, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप उसको शेयर कीजिए, जिससे मुझे भी नॉलेज मिलेगी और अदर फ्रेंड्स को भी नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो आप बताइएगा। नेक्स्ट है 97वां संशोधन अधिनियम जो कि 2012 में आया। इसके अंतर्गत फ्रेंड जो अनुच्छेद 19 था उसका सबसेक्शन ए का सबसेक्शन सी, इसमें सहकारी समितियां शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, 19 का ए का सबसेक्शन सी में सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। तो ये था हमारा 97वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट है 98वां संशोधन अधिनियम। फ्रेंड्स 98वां जो संशोधन अधिनियम था 2013 में आया। इसके अंदर हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने के लिए कर्नाटक के जो राज्यपाल थे उनको अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई। यानी कि उसका डेवलपमेंट करने के लिए जो वहाँ के राज्यपाल थे उनको उनकी जो शक्तियां थी उनको और बढ़ा दिया गया। तो ये चेंज किया गया था 98वें संशोधन अधिनियम में, जो कि 2013 के अंतर्गत हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 99वां संशोधन अधिनियम जो कि हमारे 2014 में हुआ था। इसके अंतर्गत फ्रेंड जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन ये हमारा किया गया था। यानी कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसका गठन किया गया था 99वें संशोधन अधिनियम 2014 में। नेक्स्ट है 100वां संशोधन 2015 में जो आया था। उसके अंदर जो भारत और बांग्लादेश के बीच का सीमा समझौता है 1974 उसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ये तो आपको अभी करंट है इतना, तो आप इसको तो आपको याद ही होगा। 2016 में हमारा जीएसटी आया था। तो 101 संशोधन 2016 के अंतर्गत जो हमारी जीएसटी है उसको लागू करने का प्रावधान किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये थे टोटल जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुए उसके बारे में वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो ये पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे इसी तरह की और वीडियो बनाने का। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होगी, तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर देखिएगा। और हमने जो मॉक टेस्ट प्रिपेयर करे हैं आप उनको भी सॉल्व कीजिए, इससे आपकी डेली प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।